पार्वती का पति पिछले 6 महीने से काम की तलाश में सुदूर देश गया हुआ था। शुरू शुरू में तो वो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गए। पार्वती अपनी जेठानी सीमा के साथ रहती थी। शुरू में तो सीमा उसका हालचाल पूछ लिया करती थी, लेकिन जब देखा कि उसका पति भी उसे नहीं पूछ रहा, तो उसने भी उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मई का महीना शुरू हो गया था। चिलचिलाती गर्मी में एक दिन सीमा सामान समेत उन्हें टीन के कमरे में भेज देती है। पार्वती अपने दोनों बच्चों के साथ उस टीन के कमरे में रहने लगती है, लेकिन दोपहर में तपती गर्मी में वो टीन आग की तरह शोले उगलती और कमरे में पार्वती अपने बच्चों के साथ तिलमिलाकर रह जाती। माँ, बहुत गर्मी है। बहुत प्यास लग रही है। क्या मैं ताई से थोड़ा ठंडा पानी लेकर आ जाऊं? माँ, बाबा को चिट्ठी लिखो ना कि वो जल्दी आ जाए। हम लोग इस तरह गर्मी में पागल हो जाएंगे। ताई ने हमें यहाँ इस कमरे में क्यों डाल दिया? अभी पार्वती अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ बोलना ही चाह रही थी कि सीमा वहां आ जाती है और पार्वती से कहती है, सुनो पार्वती, मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, और तुम्हारा खर्चा उठा उठा कर मैं तो थक चुकी हूँ। तो अब तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। दीदी, अचानक से अब कौन काम देगा? वो जरूर वापस आएंगे। थोड़े दिन की बात है। 6 महीने होने को आए हैं। उन्होंने कहा था 6 महीने बाद वो वापस आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम अपने काम वाम के बारे में कुछ सोचो। ताई, बहुत गर्मी है। थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। बिजली का बिल तेरी माँ भरेगी। दीदी, पानी को तो कोई मना नहीं करता। बच्चों का गला सूख रहा है। थोड़ा सा पानी दे दो। बाप छोड़कर जा चुका है और यहाँ पर बच्चों को मस्ती आ रही है। फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। रुको, अभी देती हूँ। छोटी सी बोतल में सीमा तीनों के लिए पानी दे जाती है। इसमें दीदी का भी क्या कसूर है? 6 महीने हो गए। जब उसने ही पलट कर नहीं देखा कि उसका परिवार जिंदा है या मर गया, तो फिर बाहर वाले क्या देखेंगे? कहीं कहीं पर काम धंधा ढूंढती हूँ। गर्मी के मौसम में भी तो अधिकतर लोग घूमने चले जाते हैं। किसी के घर झाड़ू पोछे का भी काम नहीं मिलेगा। हे भगवान, कहाँ छुप कर बैठ गया है? कभी कभी बगैर पुकारे भी आवाज सुन लिया कर। रात को पार्वती अपने बच्चों पर गीले सूती साड़ी को उड़ाकर पंखे से हवा झेल रही थी। बीच बीच में जैसे ही उसे झपकी लगती, बच्चे कुलमुलाने लगते। वो फिर से साड़ी को गीला करती और बच्चों को उड़ाकर हवा करने लग जाती। भयानक गर्मी में पूरी रात इसी तरह अपने बच्चों की देखभाल करती रही। अगले दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को घर पर बिठाकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसकी जानने वाली एक सहेली मिल जाती है। अरे पार्वती, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। अगर तेरी आवाज न सुनती। क्या बताओ बहन, बस किस्मत का लिखा झेल रही हूँ। सुन, अगर कहीं कोई काम है तो बता। हम्म, तुझे काम की क्या जरूरत है? तेरा पति तो बाहर देश गया था। क्या वो तुझे पैसे नहीं भेजता? अगर वो पैसे भेज देता तो क्या मैं तुझे इस हालत में यहाँ रोड पर नजर आती? काम और इस मौसम में? ना ना बहन, मुझे नहीं लगता इस मौसम में तुझे कोई काम मिलेगा। गर्मी देख रही है, सभी अमीर लोग हिल स्टेशन पर निकल जाते हैं। बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, काम तो नहीं मिल सकता। पार्वती को ऐसा लगा जैसे ये बात कहकर उसकी सहेली उससे पल्ला झाड़कर वहां से चलती बनी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो जगह जगह घूम रही थी। सूरज सर पर अब उबल रहा था। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे दो बड़े से घड़े रखे हुए हैं, और जब वो पानी निकालने वाले बर्तन को घड़े के अंदर डालती है तो देखती है कि वो खाली है। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो वहीं घड़े के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि घर में बच्चे हैं और वो भूख से बिलबिला रहे होंगे। वो घर की तरफ चल देती है। तभी देखती है कि एक सेठ आदमी सड़क किनारे गरीब लोगों को घड़े बांट रहा है। पहले तो पार्वती सोचती है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। घड़ा तो ले ही लेती हूँ। दीदी से कितना पानी मांग कर पियेंगे? कम से कम इतना ठंडा तो रहेगा कि गले को तरावत मिल जाएगी। वो सेठ के पास जाकर घड़ा ले लेती है और तेज तेज कदमों से चलते हुए घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो जल्दी से घड़े को धोकर पानी से भर देती है और फिर अपनी बेटी के सर और हाथ पर पानी की पट्टियां रखने लगती है और अपनी जेठानी को आवाज लगाती है, कौन मर गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? 2 घड़ी चैन से सोने भी नहीं देती। दीदी, ऐसा मत कहो। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। थोड़ी देर से ठंडी हवा में लिटा लो। ना भाई ना, वायरल फीवर है, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा। और जब तक तेरे बच्चों को बुखार है, मेरे बच्चों के पास इसको लाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे खुद यहाँ पर आने की जरूरत है। दीदी, कोई गोली ही दे दो, मैं इसको खाने के लिए दे दूं। सीमा बुखार की गोली लाकर उसे दे देती है।
और उसके बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती ही नहीं, बल्कि कई बार ही दरवाज़ा बजाती है, लेकिन सीमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शाम होते होते बेटी का बुखार कम हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती है और पंखे की हवा करने लगती है। माँ, आज तो हवा भी नहीं चल रही, रात कैसे कटेगी? क्या बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बस बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। पीछे से अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। आज रात हम लोग यहीं आंगन में सो जाएंगे। हम्म। अगले दिन सुबह निकलते सूरज के साथ ही भयानक गर्मी थी। हवा का नामो निशान तक नहीं था। दम घुटने वाली गर्मी में पार्वती ने थोड़ा बहुत बचे हुए आटे से अपने बच्चों के लिए रोटी बनाई और घर से काम की तलाश में निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि कुछ लोगों ने मीठे पानी का भंडारा लगा रखा है। पार्वती तुरंत उल्टे पैर वापस आ गई और बड़ा सा डब्बा लेकर अपने बच्चों के लिए शरबत लेने चली गई और लाकर अपने बच्चों को पीने के लिए दिया। कितना ठंडा है माँ, कितना ठंडा है, मजा आ गया। माँ, तू भी जल्दी से पी ले, फिर मैं एक डब्बा और ले आता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है सब कुछ। पार्वती उस डब्बे में से गिलास भरकर 2 गिलास शरबत पी लेती है। फिर उसका बेटा वापस वो डब्बा लेकर शरबत लेने चला जाता है, लेकिन तब तक शरबत खत्म हो चुका था। घर आकर वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो पार्वती मन ही मन सोचती है, जरूर कोई त्योहार होगा, तभी इस तरह पानी भंडारे के रूप में बट रहा है। मंदिर में भी जरूर होगा, क्या पता वहां खाना भी मिल जाए। मैं खुद जाकर खाना ले लूंगी। नहीं नहीं, बच्चों को नहीं भेजूंगी। क्या सोचेंगे, हमारी माँ भीख में खाना ला रही है। दोनों बच्चे अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ रहे थे कि तभी पार्वती उनसे कहती है, तुम दोनों यहीं बैठो और एक दूसरे के ऊपर हवा करते रहना, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर भंडारा चल रहा था। ठंडा शरबत भी था और हलवा पूरी भी था। वो अपनी साड़ी के पल्ले से पूरा मुंह छुपा लेती है ताकि कोई जानने वाला देख न ले। वो इधर उधर सब जगह देख रही थी। जब उसे लगा कि कोई उसके जानने वाला नहीं है, तो उसने अपने मुंह से साड़ी का पल्ला हटाकर सांस ली और लंबी लाइन में लग गई। हे भगवान, मेरा नंबर आने तक खाना खत्म ना हो। तभी एक औरत पीछे से बोलती है, हे भगवान, अभी भी 25 लोग हैं बीच में। मुझे नहीं लगता कि हमारा नंबर आएगा हलवा पूरी खाने का। ऐसा मत कहो बहन, धीरज रखो। चलो जल्दी जल्दी से सीधी लाइन में लग जाओ और जल्दी जल्दी आकर खाना लो, खत्म होने वाला है। भैया, खाना तो मिल जाएगा ना? आदमी उस पर एक नजर डालता है और आगे बढ़ जाता है। गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को खड़े खड़े चक्कर आने लगे और अभी लाइन में 10 लोग बाकी थे। वो एक बार लाइन की ओर देखती और एक बारी सूरज की तरफ, और फिर उसकी आंखों के आगे एकदम सफेद हो जाता है। वो धड़ाम से गिर जाती है। सभी लोग उसको साइड में करने में लग जाते हैं। लगता है बेचारी अकेली है, कोई साथ में भी नहीं है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मर तो नहीं गई? देखो तो जरा, सांसें तो चल रही है ना? भैया, जरा ठंडा पानी डालो उसके मुंह पर, मुझे लग रहा है कहीं मर ना जाए। देखो तो होठ तक सूख गए इसके। तभी एक आदमी वहां से भागता हुआ आता है और ठंडा पानी पार्वती के मुंह में डालते हुए बोलता है, पार्वती, पार्वती, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये सब मेरी गलती है। उठो पार्वती उठो, देखो बच्चे भी साथ आए हैं। माँ, माँ देखो बाबा वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पानी डालने वाला कोई और नहीं, पार्वती का पति था, जो अभी अभी घर आया और पार्वती को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचा। पार्वती की यह हालत देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो पार्वती को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया और उसे कुछ देर वहां ग्लूकोज चढ़ा तो वो थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। फिर जब उसने आंखें खोली और पति को सामने पाया तो, मुझे माफ कर देना पार्वती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगा कि मैं सारा पैसा इकट्ठा करके आऊंगा तो हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है पार्वती। मुझे लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे, और ये गर्मी है, ये गर्मी सारी मेरी और मेरे बच्चों की जान भी ले लेगी। थोड़ी देर बाद पार्वती का पति उसे घर ले आता है। सीमा को भी बड़ी शर्म आती है। वो बहुत बातें बनाती है, लेकिन अपनी आंखों देखे को पार्वती का पति झुठला नहीं पाता। 1-2 दिन में ही वो अपने बड़े भाई से बंटवारा कर लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ खुशी खुशी उन्हीं के साथ रहने लगता है। पार्वती भी भगवान को धन्यवाद देती है कि उसने उसे गर्मी की मार से बचा लिया। बलदेव एक मेहनती मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी आंचल, बेटा निखिल और बेटी निकिता थे। दोनों बच्चे पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। आंचल घर को संभालती थी और बलदेव रोज काम पर जाता और महीने भर बाद उसे छोटी सी पगार मिलती।
जिस दिन पगार मिलती उस दिन घर में कुछ और ही रौनक होती। सबको लगता है कि इस महीने तो जो जो सोचा हुआ है वो सब खरीद लेंगे, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता। आज भी वैसा ही एक दिन था। बहुत गर्मी है बाहर। बेटी निकिता, जरा एक गिलास पानी तो पिला। ये लो बाबा, बहुत गर्मी है बाबा, मैं अभी आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। आज तो आपको पगार मिली होगी। तुझे और कोई दिन याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मेरी पगार का दिन आता है वैसे ही तुझे याद आ जाता है कि आज 1 तारीख है। आपके साथ साथ मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, इतना तो बनता ही है। सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि इस बार शुरू से ही थोड़ा हाथ खींच कर रखेंगे। बाबा, रोज पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, आप हम दोनों को आज ही 100-100 रुपए दे दो। बलदेव अपनी पगार निकाल कर आंचल को दे देता है। आंचल उसमें से 100-100 रुपए दोनों बच्चों को दे देती है। ध्यान से खर्च करना बच्चों। मैं तो ध्यान से ही खर्च करता हूँ माँ, आज तक मैंने कभी कोई फिजूल खर्ची की है। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आते समय निखिल और निकिता देखते हैं कि एक बच्चा जैसे ही अपनी स्कूल बस से उतरकर अपने घर की तरफ जाता है, मोड़ पर एक बाइक वाले से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे उसे मामूली चोट आती है। निखिल भागकर उस लड़के को उठाता है। अरे, तुम्हें तो चोट आ गई है, तुम कहाँ रहते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं। वो सामने ही मेरा घर है भैया, आप बस मेरा बैग ले लो, मैं घर चला जाऊंगा। निकिता उस लड़के का बैग उठा लेती है और निखिल उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ने जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं आंटी, एक बाइक वाले से इसकी टक्कर हो गई, हमने इसको देखा तो छोड़ने आ गए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। चलो अंदर आओ, बहुत गर्मी हो रही है। निकिता और निखिल दोनों घर के अंदर जाते हैं और आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। वाह, कितना ठंडा है ये कमरा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी हो। कितना अच्छा लग रहा है एसी वाले कमरे में बैठकर। काश हमारे पास भी एसी होता, तो बाबा जब काम से आते हैं तो कितना भीगे होते हैं पसीने में। अगर इतना ठंडा कमरा उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी उस लड़के की माँ दोनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए लाती है। दोनों बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीकर वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर, दीदी, उनका कमरा देखा था, कितना ठंडा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर इतनी गर्मी है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था कि वहां से उठूं ही ना। काश निखिल हमारे पास भी एसी होता। दोनों बच्चे गर्मी और एसी की बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। आज बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने, कहाँ रह गए थे? कोई बच्चा था माँ, उसको चोट लग गई थी, उसे उसके घर छोड़कर आए। ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? नहीं माँ, मामूली सी चोट थी। पता है माँ, जब हम उनके घर में गए तो उसकी माँ ने हमें कोल्ड ड्रिंक और खाने को दिया, और उनका कमरा इतना ठंडा था माँ, उसमें एक बड़ा एसी लगा था। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा था। हाँ हाँ बेटा, जरूर रहा होगा। माँ, क्या हम एसी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, हमारी आमदनी इतनी नहीं है बेटा कि हम इसे खरीद लें, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एसी हो। पर माँ, हम एसी तो ले सकते हैं ना? कहा ना नहीं ले सकते। चलो जल्दी से दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। आंचल बच्चों को खाना खिलाकर थोड़ी देर सुला देती है। निखिल को सपने में भी एसी दिखाई देता है। उसे सपना आता है कि वो एक कमरे में है और उसके माँ और बाबा दीदी सब एसी की हवा में सो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो पसीने से तरबतर हो रहा है। काश कि ये सपना सच हो जाए। अगले दिन दोनों बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा बाजार था। वहीं एक दुकान पर टीवी, एसी और फ्रिज बिक रहे थे। निखिल भागकर दुकान के अंदर जाता है। अंकल, वो वाला एसी कितने का मिल जाएगा? वो एसी 32,000 रुपए का है, तुम किसी बड़े को लेकर आओ। मैं तो बस रेट पता कर रहा था। बाहर आकर वो निकिता को बोलता है कि एसी 32,000 रुपए का है। हे भगवान, इतना महंगा! बाबा तो कभी भी नहीं ले पाएंगे। चल चल घर चल, वरना माँ फिर डांटेंगी। दोनों बच्चे घर आते हैं तो बलदेव घर पर ही होता है। बाबा, आप और इस टाइम यहाँ पर? आज आपके काम की छुट्टी है क्या? हाँ हाँ, आज छुट्टी हो गई है। हमारे मालिक के यहाँ पर कुछ हुआ था, इसलिए उन्होंने आज छुट्टी दे दी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने परिवार के साथ बैठा जाए। अच्छा किया, आप सब लोग बैठो, मैं आप सबके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। सब बैठकर शरबत पीते हैं।
गर्मी की बात चल पड़ती है तो निखिल अपने बाबा को बताता है कि आज वो एसी की दुकान पर एसी पता करने गया था। अरे बेटा, एसी तो जैसे तैसे करके भी ले लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है जब एसी चलता है तो बिजली का बिल कितना आता है? घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा। वैसे भी महीना खत्म होते होते हाथ में कुछ नहीं बचता। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, इसलिए तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो हम एसी भी ले लेंगे। दोनों बच्चे मन मारकर बैठ जाते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन बलदेव एक सेकंड हैंड विंडो एसी लेकर घर आता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एसी लगा दिया जाता है और उसकी ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है। ये क्या, आप भी बच्चों की बातों में आ गए? मेरे मालिक ने अपना सारा घर का एसी बदलवाया है। ये मुझे 1000 रुपए में पड़ा। कोई नहीं, बच्चों को एसी चाहिए था। नहीं नहीं, बच्चे ऐसे जिद करते ही रहते हैं, पर हम लोगों को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। अब इसका बिल कौन देगा? हम इस्तेमाल करेंगे तो हम ही देंगे। सेकंड हैंड ही सही, लेकिन एसी लगने के बाद निखिल और निकिता बहुत खुश थे। वो स्कूल से आते ही एसी चला लेते हैं। आंचल बहुत मना करती, लेकिन बच्चे उसकी कुछ नहीं सुनते। रात को भी सारा परिवार एसी की ठंडी हवा में सोता। अगर आंचल उसे बंद कर देती तो बच्चे फिर से चला देते हैं। एक महीने बाद जब एसी का बिल आता है, ये देखो बिजली का बिल 4000 रुपये आया है। अरे भाई, फिर ये अमीर लोग 6 एसी कैसे लगा लेते हैं? अब क्या होगा? मेरी तो तनख्वाह ही 10,000 रुपए है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी चद्दर देखकर पैर पसारो। अब देखो, इस महीने का तो पूरा बजट ही बिगड़ गया। अगर बिल नहीं दिया तो लाइट कट जाएगी। दोनों बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बलदेव बिल जमा करा कर आ जाता है। आंचल बहुत परेशान होती है। आखिर में वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है। बहन, तुम तो बड़ी बड़ी कोठियों में काम करती हो, क्या तुम मुझे भी काम दिला दोगी? क्या हुआ आंचल, तू बड़ी उदास लग रही है। तूने तो आज तक कभी भी नौकरी नहीं करी, फिर अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या बताऊं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। अब अकेले एक की तनख्वाह से घर नहीं चलता। सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ काम मैं ही कर लूं। तुम देखो ना, कहीं मेरे लिए काम हो तो बताना। पड़ोसन आंचल को काम बता देती है। आंचल घर वालों को नहीं बताती और काम पर जाना शुरू कर देती है। 2-3 घरों में सुबह सुबह झाड़ू पोछा और बर्तन कराती, फिर जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करती। बच्चे स्कूल से आकर एसी चलाते तो, बेटा तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारे बाबा बेशक एसी ले आए हों, लेकिन तुम्हें यह बहुत सोच समझ कर चलाना चाहिए। इसका बहुत बिल आता है। सच में माँ, एसी लगने के बाद कितना अच्छा लगता है। मैंने तो अपनी सब दोस्तों को बता दिया कि हमारे घर एसी है। आंचल का समझाना बेकार जाता है। अब आंचल रोजाना बच्चों और बलदेव के जाने के बाद लोगों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करने जाने लगी। एक दिन सुबह, क्या हुआ आंचल तुम्हें? तुम बहुत थकी थकी लग रही हो आजकल। बलदेव आंचल का हाथ छूकर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने सुबह बुखार की गोली ले ली है, अब मुझे आराम आ जाएगा। आप जल्दी से काम पर जाओ। अरे, तुम मुझे इस तरह घर से क्यों भेज रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए आज घर पर नहीं रुक सकता? नहीं नहीं, तुम्हें घर पर रुकने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर जाओ। अगर काम पर नहीं जाओगे तो आज की तनख्वाह कट जाएगी। बलदेव को भेजने के बाद आंचल जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर चली जाती है, पर उसे इतना तेज बुखार होता है कि वो काम करते करते बेहोश हो जाती है। तभी आंचल द्वारा दिए गए फोन नंबर पर उसकी मालकिन कॉल करती है। हेलो, क्या बलदेव से बात हो जाएगी? हाँ हाँ, जरा रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? आप जल्दी से मेरे बताए हुए पते पर आ जाइए। आपकी पत्नी को बहुत तेज बुखार था, फिर भी वो काम पर आ गई। अभी वो बेहोश है। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन आप आकर उसे ले जाओ। मेरी पत्नी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी पत्नी काम नहीं करती। आपकी पत्नी का नाम आंचल ही है ना? उन्होंने जब यहाँ पर नौकरी ज्वाइन की थी तो ये फोन नंबर लिखवाया था। हाँ हाँ, उसका नाम आंचल ही है। आप मुझे एड्रेस बता दो, मैं अभी आकर उसे ले जाता हूँ। बलदेव भाग कर जाता है और आंचल को घर ले आता है। घर आकर वो देखता है कि दोनों बच्चे एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, अभी इस एसी को बंद करो। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? आज जब हम स्कूल से आए तो आप घर पर ही नहीं थी। पड़ोस वाली आंटी ने चाबी दी।
आंचल के होश में आने के बाद बलदेव उससे सब कुछ पूछता है और आंचल बताती है। एसी लगाने के बाद घर का बजट बुरी तरह बिगड़ गया। इस तरह तो हमें अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को बंद करना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने काम पकड़ लिया कि आगे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए। सारी बात समझने के बाद दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हमने सोचा एसी लग जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, पर हमने ये तो देखा ही नहीं कि इसके आने से और कितने सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं माँ, हमें ऐसी नहीं चाहिए जिससे कि हमारी माँ बीमार हालत में भी दूसरों के घरों में उनके झूठे बर्तन मांजने जाए। हमें माफ कर दो माँ। तुम अन्नपूर्णा हो आंचल, बगैर किसी को बताए तुम मेरी मदद कर रही थी। बच्चे अपने बाबा को बोलते हैं कि बाबा एसी बेच दो, हम जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे हैं। जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे, पर अपनी माँ को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। बलदेव एसी बेच देता है। बच्चे भी अब समझदारी से काम लेते हैं। थोड़े दिनों में आंचल ठीक हो जाती है और बलदेव उसे काम पर जाने से मना कर देता है।